हमारे विज्ञान के चाहने वालों की फैमिली में से एक इंसान जो ब्रह्मांड को समझने दुनिया में आया था, ब्रह्मांड ने उसे वापस घर बुला लिया। मैं बात कर रहा हूँ हम सभी के पसंदीदा साइंटिस्ट में से एक स्टीवन हॉकिंग के बारे में। कल सुबह ही यानी 14 मार्च 2018 की सुबह उनके फैमिली मेंबर्स लूसी, रॉबर्ट और टिम हॉकिंग ने कंफर्म किया कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। वो ब्रह्मांड जिसे उन्होंने समझने में अपनी पूरी जिंदगी कमिट कर दी, उससे ही वो आखिर वापस जुड़ ही गए। स्टीवन हॉकिंग को 1963 में एक ऐसे दिल दहलाने वाले मोटर न्यूरॉन डिजीज ALS यानी एमायोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस से डायग्नोज कर दिया गया था और बताया गया कि वो बस कुछ ही साल जी पाएंगे। और कुछ साल से उनका मतलब था सिर्फ 2 या 3 साल, और उस समय वो बस 21 साल के ही थे जब ये मोटर न्यूरॉन की बीमारी उनके शरीर को पैरालाइज करना शुरू कर दी। शुरुआत में ये बीमारी ने उनके शरीर के कुछ ही भागों को पैरालाइज किया था, पर धीरे धीरे ये और गंभीर होती चली गई और कुछ ही सालों में उनके पूरे शरीर को ही पैरालाइज कर दिया। इस बीमारी के वजह से ही उन्होंने अपनी लिखने की क्षमता भी खो दी। ये सीमा उन्हें अपनी विज्ञान और इंसानियत की गहरी समझ लोगों तक ठीक से जाहिर करने नहीं दे पा रही थी, पर वो इतने आसानी से मानने वाले नहीं थे। इसीलिए उनके लिए एक वॉइस सिंथेसाइजर मशीन का आविष्कार करना पड़ गया, जिसके साथ हम उन्हें साइंस इवेंट्स में अक्सर देखते थे। ये मशीन, जो वैसे तो एक कंप्यूटर है, सिर्फ उनके गाल के एक मांसपेशी के हलचल से उन्हें वर्ड्स टाइप करने दे सकती थी। ये हो पाता था वो मशीन से जुड़े एक सेंसर की मदद से। 2 बड़े कंपनीज इंटेल और स्विफ्ट की ने बहुत मदद किया उनके हमसे संपर्क को संभव कर पाने में, और इसी मशीन द्वारा उन्होंने एक दिन इंसानियत तक ये बात पहुंचाई थी जिससे हम पे काफी गहरा प्रभाव पड़ा। At one point, I thought I would see the end of physics as we know it, but now I think the wonder of discovery will continue long after I am gone. 3 दशकों तक इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थियोरेटिकल फिजिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ाते पढ़ाते स्टीवन हॉकिंग ने बहुत से किताबें भी लिखी। जैसे उन्होंने अपनी बेटी लूसी के साथ मिलके ब्रह्मांड के विषय में ये किताबें लिखी जिसे बच्चे भी पढ़ सके। और इस किताब के बारे में तो आप जानते ही होंगे, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये पूरे दुनिया में सबसे बेस्ट सेलिंग साइंस की किताब है, जो साइंस के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें बड़े आसानी से समझाती है। हम सभी साइंस फैंस जो उन्हें फॉलो करते थे, ये जानते थे कि वो ब्लैक होल्स को समझने में सबसे बड़ी दिलचस्पी रखते थे, क्योंकि उनका मानना था कि हम ब्रह्मांड के इन विशाल घटनाओं को अगर ठीक से समझ पाए तो हम भगवान यानी ब्रह्मांड के दिमाग को भी समझ पाएंगे। उन्होंने हॉकिंग रेडिएशन प्रक्रिया को भी डिस्कवर किया, जो मैथमेटिकली ये प्रूव कर सकती थी कि ब्लैक होल्स भी आम सितारे और ग्रहों की तरह एक दिन स्पेस में ऊर्जा के रूप में रेडिएट हो जाएंगे, पर इन्हें बहुत बहुत ज्यादा समय लगेगा। इनफैक्ट ये ब्रह्मांड की सबसे लास्ट घटना होगी और इसके बाद ब्रह्मांड जैसे पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसके अलावा कौन भूल सकता है उनका कंट्रीब्यूशन बिग बैंग थियरी को वापस जिंदा करने में। 1960 की बात है, कुछ अधूरे कारणों के वजह से बिग बैंग थियरी को साइंटिस्ट का इतना सहयोग नहीं मिल रहा था, पर 1970 में स्टीवन हॉकिंग के थियोरम्स ने ये सारे मिसिंग लिंक्स को एक्सप्लेन किया और उसके बाद इस थियरी को ज्यादातर वैज्ञानिकों का सहयोग मिला और आज ये थियरी ब्रह्मांड के जन्म को एक्सप्लेन करने वाली अब तक की सबसे मानी गई थियरी है। स्टीवन हॉकिंग वैसे तो अपने आप को पक्के साइंटिस्ट मानते थे, पर उन्होंने एक एक्टर के रूप में भी साइंस को प्रमोट करने के लिए कितना कुछ किया। जैसे हम जानते हैं, उन्हें स्टार ट्रेक मूवी में देखा गया और उनके एनिमेशन को सिम्पसन्स कार्टून में। 2014 में उनके ऊपर एक बायोग्राफी मूवी भी बनी थी जिसका नाम था द थियरी ऑफ एवरीथिंग। इस मूवी में उनके बचपन के बारे में और उनकी वाइफ जेन वाइल्ड के साथ उनके रिश्ते के बारे में बताया गया है। इसमें भी उन्होंने साइंस को एक बड़े पर्दे पर प्रमोट करने की कोशिश की। उनका कहना था कि ये उनका तरीका है साइंस के प्रति अपना प्यार जाहिर करने का। वो मानव जाति के सरवाइव हो पाने के लिए भी काफी चिंतित रहते थे। उन्होंने अपने एक साइंस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि मैं मानव जाति पे पड़ रहे बहुत गंभीर खतरों को देख सकता हूँ। पहले भी पृथ्वी पर ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी है जिन्होंने हम इंसानों के इस ग्रह पे बने रह पाने पे ही प्रश्न खड़ा कर दिया था, लेकिन मैं एक आशावादी हूँ। अगर हम अगले 2 शतक तक कोई भी आपदा से बचे रह सके तो
तो हमारी जाति सुरक्षित हो जाएगी, क्योंकि तब तक हम अंतरिक्ष तक पहुंच गए होंगे और मानव जाति वहां बस्तियां बनाने में कामयाब हो गई होगी। वो हमेशा भविष्य की उचित तैयारी रखने के लिए हमें प्रेरित करते थे। उनके मौत का कारण यही बीमारी ALS मानी जा रही है, पर अभी तक ऑफिशियल रिपोर्ट्स डॉक्टर्स द्वारा नहीं आए हैं। उनकी फैमिली ने भी बताया कि वो बहुत ही शांत तरीके से चल बसे और उन्हें किसी भी तरीके का दर्द नहीं झेलना पड़ा। डॉक्टर्स ने कहा था ये सिर्फ कुछ ही साल जी पाएंगे, पर वो 50 सालों से भी ज्यादा जी पाए। आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि वो इतने घातक बीमारी होने के बावजूद कैसे इतना लंबा जी पाए। इसकी वजह ये है कि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े मांसपेशियां और न्यूरॉन्स के कनेक्शंस नहीं खराब हुए, उस तरह जैसे उनके शरीर के दूसरे मांसपेशियां जो काम करना बंद कर दिए। ऐसा इस बीमारी से पीड़ित 10 में से सिर्फ एक इंसान के साथ हो सकता है और स्टीवन हॉकिंग उनमें से ही एक थे। शरीर के सारे महत्वपूर्ण प्रक्रिया के ठीक से काम करने के वजह से वो लंबी उम्र जिंदा रह पाए। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद अगर किसी फिजिसिस्ट का इतना बड़ा योगदान विज्ञान के फील्ड में रहा है तो वो है स्टीवन हॉकिंग, जो हमारे लिए एक प्रेरणा बनके ब्रह्मांड के गोद में लौट गए। उन्होंने बहुत पहले एक बार कहा था कि ये ब्रह्मांड हमें ब्रह्मांड महसूस ही नहीं होगा अगर यहाँ वो लोग नहीं हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं। हम उन्हें और उनके कॉन्ट्रिब्यूशंस को हमेशा याद रखेंगे।